तो देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कर लिया था, और साथ में हम लोगों ने वो केस भी किया था जहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर में गैसेस फेल होते हैं और हम लोग उसको एक मतलब पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उसमें भी दो केस किए जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो, और सेकेंड केस वो किया जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो हमने वो दोनों केसेस को कर लिया एक्चुअल में। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो है क्या कि इस चैप्टर में हम लोग अब आगे करते हैं और इसमें करते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि ये डिफ्यूजन है क्या। पहले तो पहले हेडिंग लिखो डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो डिफ्यूजन का क्या मतलब है, अगर दो अगर दो अलग अलग कंटेनर में गैस है, सपोज करते हैं जैसे जो लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था सबसे लास्ट न्यूमेरिकल, और उनको अगर मिक्स होने का मौका दिया तो वो डिफ्यूजन है। अरे ऐसे समझ लो कि मान लो इस रूम में गैस है, ठीक है, थोड़ा हाई प्रेशर पे गैस है और बाहर जो है एक्चुअल में गैस कम है या फिर बाहर का प्रेशर लो है। मैंने यहाँ का डोर ओपन किया तो गैस क्या होगा, बाहर जाएगा, तो वही होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, या डिफ्यूजन क्या है, मोमेंट ऑफ गैस ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस दैट इज मोमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मोमेंट ऑफ गैस होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये डिफ्यूजन एक टर्म होता है, एक टर्म बस भाई मोमेंट ऑफ गैस मिक्सिंग ऑफ गैस से ही। एक इसमें टर्म होता है इफ्यूजन। बहुत से लोग डिफ्यूजन और इफ्यूजन को एक ही समझते हैं। एक्चुअल में इफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। स्पेशल केस मतलब कि जैसे मान लो आपके घर पे गैस का सिलेंडर है, आपने उसको ओपन किया, अरे मान लो अरे गैस को ओपन चालू कर दिए, आग नहीं लगाना बस चालू करना है, तो गैस निकलेगा। क्यों निकल रहा है, क्योंकि गैस के अंदर जो मतलब जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो बहुत हाई प्रेशर पे है। ठीक है, तो अगर गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम वेरी हाई प्रेशर टूवर्ड लो प्रेशर थ्रू अ वेरी नैरो होल। अरे गैस जहाँ से निकलता है उसमें होल बहुत छोटा होता है ना, थ्रू अ वेरी नैरो होल, तो वो क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो भाई डिफ्यूजन में कोई केस नहीं है कि नैरो होल होना चाहिए फिर बहुत हाई प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। बस अगर दो मतलब अगर देखो अगर दो कंटेनर में सेम प्रेशर हो गया तब तक गैस का मूवमेंट ही नहीं होगा। अरे जैसे पता ना वाटर का मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि अगर मान लो एक टैंक में पानी भरा है और एक टैंक में पानी कम है तो कनेक्ट कर दो तो वाटर का मूवमेंट होता है। क्यों मूवमेंट होता है, क्योंकि वाटर का लेवल अलग अलग है। वैसे ही अगर एक में गैस ज़्यादा एक में गैस कम है, कनेक्ट करोगे तो गैस का मूवमेंट होगा जिससे दोनों का प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, ये तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक्चुअल में गैस का मिक्सिंग होता है। डिफ्यूजन इज अ मिक्सिंग ऑफ गैस। ठीक है, वो गैस का मिक्सिंग होता है, तो वहाँ पे इतना प्रेशर का डिफरेंस मैटर एक्चुअल में नहीं करता। उसमें ऐसा कोई केस नहीं कि नैरो होल होना चाहिए। पर अगर प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो और एक नैरो होल के थ्रू, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर पे गैस का सिलेंडर, या फिर और कोई एग्जांपल, तो आप एक बैलून लेना। अरे बैलून भाई जो मार्केट में मिलता है बैलून लेना, बैलून में अगर आप पिन करोगे तो बोलोगे सर फूट जाता है। हाँ, तो एक काम करना, बैलून लेना, बैलून पे थोड़ा टेप चिपका लेना, अरे कोई भी टेप उस पर चिपका लेना, फिर उस पर होल करना, तो देखना उससे गैस धीरे धीरे निकलेगा। मतलब धीरे धीरे मतलब एक नैरो होल से गैस काफ़ी स्पीड में निकलेगा, वो भी होता है इफ्यूजन। तो इफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम वेरी हाई प्रेशर टूवर्ड लो प्रेशर थ्रू अ नैरो होल। तो इसको लिख लो क्या होता है फ्यूजन, वही मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम वेरी हाई प्रेशर टूवर्ड लो प्रेशर थ्रू अ वेरी नैरो, नैरो मतलब पतला, थ्रू अ वेरी नैरो होल। तो बहुत नैरो होल से होता है, तो वो कहलाएगा इफ्यूजन। ठीक है, इसमें नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो
ऑल इफ्यूजन आर डिफ्यूजन, और ये इफ्यूजन उसी का स्पेशल केस होता है, बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट इफ्यूजन। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इफ्यूजन इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब स्पेशल केस में अगर आप डिफ्यूजन करोगे तो वो इफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो अब ग्राहम्स ने एक्चुअल में इस पर थोड़ा सा स्टडी किया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ इसमें, हम लोग एक काम करते हैं कि दो कंटेनर लेते हैं। इसको समझने के लिए किसने क्या किया, इसको वही एक्चुअल में मैं फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ किसने क्या किया। तो दो कंटेनर लेते हैं एक्चुअल में, तो होता क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद मतलब नेक्स्ट टॉपिक मतलब आज के टर्न पे तो नहीं आएगा एक्चुअल में, आज हम लोग इसके बाद कुछ और टॉपिक करेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो वहाँ पे ये बातें बताई जाएंगे कि गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों कंटेनर का क्या है, यहाँ पे सेम टेम्परेचर लिया है एंड सेम प्रेशर लिया है, ठीक है। आपको ये बात तो पता है ना कि गैस का जो मूवमेंट होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो इनके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। अरे भाई अगर एक बड़ा कंटेनर है और एक पतला कंटेनर है, अगर आप पानी को कनेक्ट करोगे वाटर को, तो मूवमेंट कब होता है, मतलब जब दोनों का लेवल सेम हो जाए तब तक होता है कि जब तक दोनों का वॉल्यूम ना सेम हो जाए। तो वाटर के वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं, इसमें हाइट देखना होता है। तो इसमें जो मूवमेंट जो होने वाला है गैस का, उसमें इसके वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं एक्चुअल में। तो किससे लेना देना है, प्रेशर से। जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ पर गैस का मूवमेंट फास्ट होगा, जहाँ पे कम प्रेशर होगा वहाँ पे गैस का मूवमेंट स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कोई गैस ए, और यहाँ पे अज्यूम करते हैं यहाँ पे गैस बी है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे गैस फेल है, ठीक है, और मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, भाई गैस मूव करेगा एक्चुअल में, और मैंने इसको भी ओपन किया और गैस मूव करेगा। अरे मैंने एक ही साथ दोनों को ओपन किया, मान लेते 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए मैंने उसको ओपन किया, ठीक है। मैंने क्या देखा एक्चुअल में, मतलब मैंने एक साथ ओपन किया, अरे पाइप के थ्रू गैस निकलेगा ना ये, तो ये मान लेते हैं कि एक ने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो कुछ भी 10 सेकेंड का टाइम दिया, और एक ने मान लेते यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमने क्या देखा कि जो गैस का जो मूवमेंट है, मतलब कि जो वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है गैस ए का, और मतलब वो हमने देखा कि एक्चुअल में वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि मतलब ऐसा निकला कि हमने क्या देखा, आप खुद सोचो, जो भारी गैस है वो धीरे धीरे मूव करेगा। अरे रियल लाइफ में सोचो, जो भारी आदमी मान लो मेरे जैसा, तो धीरे धीरे मूव करेगा, और कोई पतला आदमी है फटाक से मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो वही होता है कि जिसका मास ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम। बाकी रूट में क्यों लिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मैं फिर से बता दूंगा। अरे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ठीक। मैं प्रोपोर्शन लिख रहा हूँ तो हाफ तो हटा देंगे, और mv² है, तो जब v करोगे तो √m होता है, मतलब उसी से कुछ कुछ आता है, बाकी आगे मैं बता दूंगा। तो ऐसा होता है कि वेलोसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे वेलोसिटी का मतलब जैसे क्या होता है, फिजिक्स में करवाया होगा ना आपका डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, तो हम लोग इसको बोलेंगे वही रेट ऑफ मोमेंट ऑफ ए। मतलब ऐसा होता है कि रेट ऑफ मोमेंट ऑफ ए, वेलोसिटी को भाई रेट ऑफ मोमेंट ऑफ ए भी बोल सकते हो, वही रेट ऑफ मोमेंट ऑफ बी। मैंने प्रोपोर्शनल हटाया तो आगे कोई कांस्टेंट, मैंने इसको 2 बार लिख के, मतलब हमने क्या देखा, वेलोसिटी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं ए हटा दे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने ऐसे ए के लिए किया, 2 बार बी के लिए किया, प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट के आएगा, डिवाइड कर देना, तो कांस्टेंट के कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो
जिसका रेट उसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका रेट उसका मॉलिक्यूलर वेट अपोजिट, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। ये रेट का मतलब क्या है, देखो रेट के कई मतलब है। सबसे पहले गैस जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे x1 किया, यहाँ पे x2 किया, तो रेट मतलब स्पीड है, जिसका मतलब वेलोसिटी, जिसका मतलब समझ लो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होता है आप बोलोगे, पर हम केमिस्ट्री में उसको सेम समझेंगे एक्चुअल में। तो ये जो रेट जो है हम लोग इसको देखो कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो पहले रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो रेट को डिफाइन करने का तरीका ये होगा dx बाई dt। dx मीन्स x का मतलब है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल अपॉन टाइम, अरे जो वेलोसिटी होता है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि देखो जब गैस यहाँ से निकलेगा तो दोनों का देखो जो एरिया है वो सेम लिया गया है, ठीक है, एरिया हमने सेम एज्यूम किया है। तो जब गैस निकलेगा तो वो वॉल्यूम आपका होगा, अरे डिस्टेंस इनटू एरिया वॉल्यूम होगा। तो हम लोग कई बार इसको ऐसा भी बोल देते हैं कि dv बाई dt, मतलब कि वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। या फिर इसको हम लोग कई बार मोल के टर्म में भी बोल देते हैं। देखो अरे वॉल्यूम तो पता ही होगा कि वॉल्यूम जो होता है वो मोल के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे वॉल्यूम होगा वैसे मोल, मतलब कि देखो वैसे बोला जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, मेनली तो वही होता है, पर डिस्टेंस देखो एरिया दोनों का सेम है, तो जैसा डिस्टेंस वैसा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एरिया, अरे एरिया होगा इसका और इनटू लेंथ, तो वो वही आएगा। और जब वॉल्यूम से आप सेम वैसा बोल सकते हो तो आप ऐसा मोल भी बोल सकते हो कि गैस का जो मोल होगा, क्योंकि मोल जो होता है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय टाइम भी। मतलब रेट को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कहीं डिस्टेंस बाय टाइम, कहीं वॉल्यूम बाय टाइम, कहीं मोल बाय टाइम। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मतलब रेट ये आपको डिफाइन करने के 3 मेथड होते हैं। अब देखो इसमें है क्या, सबसे पहले कि ये जो गैस का जो मूवमेंट है ये किस पे देखो मेनली डिपेंड कर सकता है। तो देखो सबसे पहली बात तो गैस का जो मूवमेंट होगा ये दोनों के वॉल्यूम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे मान लो अगर दो में वाटर, मतलब दो अगर वाटर के टैंक है, अगर आप उनको आपस में कनेक्ट करते हो तो गैस मतलब वाटर का जो मूवमेंट होता है वो मतलब वाटर के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो गैस का जो मूवमेंट है वो वॉल्यूम पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, हाँ, पर ये इनके क्या होगा कि प्रेशर पे जरूर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपका पीए है और ये पीबी, तो मतलब कि अगर हमने दोनों गैस को अगर अलग अलग प्रेशर पे ले लिया तो आप खुद सोचो, जहाँ पे गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा गैस निकलेगा, और जहाँ पे गैस का प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे कम गैस निकलेगा। तो मतलब क्या होता है कि आर ए बाई आर बी, अरे आर का मतलब रेट, भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये होता है पी ए बाई पी बी, और ये होगा अंडर रूट टाइम, इसको लिखे थे एम बी बाई एम ए, ठीक है। इसमें नीचे लिखो व्हेन बोथ गैसेस आर टेकन एट डिफरेंट प्रेशर। तो अगर दोनों गैस को डिफरेंट प्रेशर पे लेंगे तो वो पी ए बाई पी बी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक्चुअल में कई बार इस फॉर्मूले का यूज नहीं पड़ता, ज़्यादा इसको अच्छे से समझने के लिए देखो क्या है, दोनों का टेम्परेचर हम लोग सेम लेते हैं, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम। तो पीवी इक्वल टू देखो क्या होता है एनआरटी, तो वॉल्यूम सेम और टेम्परेचर सेम, तो प्रेशर जो होगा वो मोल के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप ऐसा समझो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा, सपोज करते बी में ज्यादा प्रेशर है तो इसका मतलब कि बी में गैस का मोल ज्यादा है, अरे ज्यादा मोल होगा तभी तो ज्यादा प्रेशर होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम लिए है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं करता, आपको पहले से बता रखा है कि भाई गैस का मूवमेंट या वाटर का मूवमेंट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब आप ऐसे समझ लो वॉल्यूम को सेम ले लो, जब डिपेंड नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है। तो जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा वहां पे ज्यादा क्या होगा, मोल होगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते, देखो या तो आप प्रेशर लिखोगे या फिर मोल लिखोगे, दोनों मत लिख दो ना, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है।
तो जहां ज्यादा प्रेशर होगा उसका मतलब वहां पे ज्यादा गैस के मोल होंगे, ये इसका मतलब है। ये नहीं कि प्रेशर भी ज्यादा कर दे मोल भी, मतलब दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक करना है। तो आप समझो जहां पे गैस का प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, या फिर जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे गैस के मोल ज्यादा होंगे। तो इसको हम लोग कई बार ऐसा भी लिखते हैं, आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी एंड अंडर रूट टाइम एम बी बाई एम ए। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला लिख लो। तो इसमें या तो प्रेशर के टर्म में लेना है फिर मोल के टर्म में लेना है, दोनों को कंबाइन मत कर देना कभी भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो। इसमें नीचे लिखो कि above formulas are applicable when both gases are taken at different pressure, that is when mole of gases are different। ठीक है, तो जब मोल ऑफ गैस जो होगा डिफरेंट होगा तब। इसके अलावा देखो एक्चुअल में न्यूमेरिकल जो होता है वो तो इन्हीं दोनों पे आएगा। न्यूमेरिकल का मतलब कि हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो तो इन्हीं पे आएगा। किस पे डिपेंड करता है? मोल पे और मॉलिक्यूलर मास पे। पर इसके अलावा कुछ फैक्टर पे और भी डिपेंड करता है जो आपको पता होना चाहिए, पर जिसका न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता। दूसरा मतलब और किस पे? देखो जिस होल से गैस निकल रहा है उसके एरिया पे भी तो डिपेंड करेगा। अरे जिस होल से गैस निकल रहा है उससे जिससे उसके एरिया पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर होल का साइज बड़ा हो गया तब ज़्यादा गैस निकलेगा, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम निकलेगा, और अगर होल का साइज छोटा हो गया तो कम वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो amount of gas releases from container also depends on area of hole. As area of hole increases, amount of gas also increases। अरे ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा गैस निकलेगा, बस ये सिंपल सी बात ही है। और किस पे डिपेंड कर सकता है एरिया के अलावा? टेम्परेचर पे। नॉर्मली टेम्परेचर का फैक्टर पे वैसा यूज़ नहीं आता, पर फिर भी आप सोचो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भाई ज़्यादा गैस निकलेगा। अरे टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ज़्यादा निकलेगा स्पीड में। तो नीचे लिख लो कि वैसे न्यूमेरिकल में यूज़ आता नहीं है पर फिर भी, तो लिखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मान लो अगर दो गैस है, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, तो भाई हाई टेम्परेचर वाला ऑब्वियसली ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, लो टेम्परेचर वाला कम मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और एरिया के अकॉर्डिंग भी क्या होता है? डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, पर उसका नाम है न्यूमेरिकल का पे यूज़ नहीं आता, न्यूमेरिकल में इन्हीं दोनों का यूज़ आता है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला तो इतना है डिफ्यूजन पे, बस हो गया। अब इस पर देखते हैं कि क्या क्या मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है? आर ए बाई आर बी रेट। रेट क्या हो सकता है? मोल बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम। और अगर मोल सेम है तो एम बी बाई एम ए। मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट है वो। अरे उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा। मतलब देखो मॉलिक्यूलर वेट पे मतलब खुद एक मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड करेगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि टोटल मास कितना है। अरे टोटल मास तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा आपको। अरे टोटल मास पे कैसे डिपेंड करेगा? कॉमन सेंस से सोचो। अच्छा अगर दो पानी को, वही सोचो हमेशा वाटर वाला एग्जाम्पल, अगर वाटर का एक में ज़्यादा पानी है एक में कम पानी है तो फ्लो हाइट पे डिपेंड करता है कि वाटर के मास पे डिपेंड करता है? उस पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलो हम लोग अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल किया जाए इस कॉन्सेप्ट पे। तो चलो कुछ सिंपल पहले न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखते हैं, देखो 100 ml हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस through a
ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। बोलकर 100 ml हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू नैरो होल इन 15 सेकंड, मतलब एक नैरो होल से भाई हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, मतलब भाई जो पाइप के थ्रू निकलता है भाई, मतलब हाइड्रोजन गैस। इफ एन अननोन गैस, मतलब कोई अननोन गैस डिफ्यूजेस इन सिमिलर कंडीशन, मतलब कि सेम आपके पास प्रेशर है, सेम आपका नैरो होल है, सब कुछ सेम, मतलब सब कुछ सिमिलर बोला है। इफ एन अननोन गैस डिफ्यूजेस इन सिमिलर कंडीशन, या डिफ्यूजेस एट सिमिलर कंडीशन, लिख लो एट सिमिलर कंडीशन। फाइंड मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन गैस इफ 50 ml ऑफ गैस डिफ्यूजेस इन 25 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेट ऑफ 1 अपॉन रेट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ 2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ 1। ठीक है, रेट का मतलब है वही वॉल्यूम बाय टाइम, तो क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए ऊपर करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए ऊपर करते हैं तो वॉल्यूम कितना 100 ml और टाइम कितना 15 सेकेंड। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। अरे रेट का मतलब है वॉल्यूम बाय टाइम, मोल बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और अननोन गैस का कितना 50 ml है। ठीक है, और टाइम कितना बोल रहा है 25 सेकेंड। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखो इसका जिसका रेट होता है उसका मास इधर होता है, तो अननोन गैस का मास m2 रहने देते हैं, और हाइड्रोजन का मास, अरे हाइड्रोजन का मास तो 2 है, उसका मास तो पता है होता है, हाइड्रोजन गैस का मास 2 है। तो इसको करते हैं 2, ये होगा 5, ये होगा 3, 5 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 10/3 इज इक्वल टू m2/2। इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100/9 और इंटू 2, ये इसका मॉलिकुलर वेट आएगा। ठीक है, मतलब मॉलिकुलर वेट है 200/9। ठीक है, ये 200/9, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो 200/9 mu, और एक मोल की बात करोगे तो 200/9 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास रेट के बारे में बोले तो ऐसे ही वॉल्यूम बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम करके आप करोगे, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक में न्यूमेरिकल करने रहा जो जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, और ये सेम टू सेम न्यूमेरिकल जेई मेन और नीट दोनों एग्जाम में भी आ रखा है। तो हम लोग वही न्यूमेरिकल करते हैं जो इतना मतलब ज़्यादा फेमस है कि तीनों एग्जाम में आ रखा है उसी को। तो एक हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के एक साइड से अमोनिया आता है और दूसरे साइड से HCl, मतलब HCl भी एक गैस है, अमोनिया भी एक गैस है। ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखना है कि जो गैस हल्की होती है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, और ज़्यादा स्पीड होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हमने एक सिलेंडर लिया 100 सेंटीमीटर लंबा, मतलब 1 मीटर लंबा सिलेंडर ले लिया, एक साइड से HCl एक साइड से अमोनिया, एक ही सेम टाइम पे एंट्री करवाया, तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक्चुअली दोनों मिलके बनाते हैं NH4Cl सॉलिड, ये वाइट सॉलिड होता है। आपको ऐसा भी आ सकता है कि बताना कि वाइट सॉलिड कहाँ बना, तो ये वाइट सॉलिड होगा, ये तो सॉल्ट हो गया। तो अब नीचे क्वेश्चन लिखो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर नीचे लिखो एट द सेम टाइम अमोनिया एंड HCl इंटर द अमोनिया एंड HCl इंटर द सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 100 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया गैस इन द गिवन डायग्राम। तो ये जो गिवन डायग्राम है इसमें बताना है कि अमोनिया गैस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उधर से अमोनिया आ रहा है, इधर से HCl आ रहा है, दोनों एक ही टाइम पे एंट्री किया, कुछ नहीं बोला, जैसे प्रेशर और कुछ नहीं बोला, तो सब कुछ सेम मानना है। तो बताना है कि अमोनिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब भी दोनों बनेंगे तो ये क्या होगा, NH4Cl सॉलिड, अरे इधर से गैस है इधर से गैस है, दोनों मिल जाएंगे सॉलिड और नीचे आप बैठ जाएंगे, मतलब यहाँ नीचे बैठ जाएंगे NH4Cl। तो बता रहे कितना डिस्टेंस अमोनिया ट्रेवल करेगा। तो एक बार सब लोग वीडियो को पॉज करके खुद से इसको ट्राई कर लेना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है,
तो ये x डिस्टेंस मान लेते हैं, ट्रेज्यूम करते हैं ट्रेवल किया है, ठीक है। तो देखो पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर था, अगर अमोनिया ने x ट्रेवल किया है तो फिर ये जो डिस्टेंस हो गई 100 माइनस एक्स। अरे पूरा डिस्टेंस मतलब अगर अमोनिया x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो SL क्या होगा, 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो क्या होता है देखो, रेट ऑफ जो अमोनिया होगा एंड रेट ऑफ HCl, ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो कुछ सेम टाइम पे एंट्री हो रहा है, और जैसे मान लो ऐसा हुआ कि एक ही टाइम मैंने रिलीज किया, इधर अमोनिया इधर HCl, आ रहे दोनों एक साथ टकरा गए। तो जिस टाइम पे दोनों हवा पे रहेंगे मतलब टाइम दोनों का सेम होगा, ठीक है, टाइम देने का दोनों का सेम होगा। तो भाई रेट का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम, तो इसका डिस्टेंस x अपॉन टाइम t, और इसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 100 माइनस एक्स अपॉन टाइम t, और HCl का मास 36.5, अमोनिया का मास 17, ये कट जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर मत करना, नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा और जबरदस्ती का क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इसको यही रहने दो, स्क्वायर मत कर देना इसको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा उल्टा। तो 17 का डबल 34 से थोड़ा सा बड़ा है 36, तो थोड़ा बहुत तो आपको मैथ्स आता होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.2 है, अरे अप्रॉक्सीमेटली 2.2 है। तो हम लोग देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक कॉल आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो देखो ये अंडर रूट 2.2 आया एक्चुअल में, तो रूट 2.2 अरे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बाई 1.5 के आसपास, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे भी एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, आप अप्रॉक्सीमेट किसी ना किसी ऑप्शन के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। एग्जैक्ट भले नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट चलता है, इतना केमिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट चलता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू 150 माइनस 1.5x, तो x क्या होगा, मेरे हिसाब से ये अप्रॉक्सीमेटली 60 आएगा, 60 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। तो आप देखो, तो इसमें मतलब कि ये एक साइड से 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा, ये 40, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से ही होगा, इधर 2.5 होगा और 150 अपॉन 2.5, तो अप्रॉक्सीमेटली शायद 60 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। करके देख लेना, बाकी आप लोगों का कैलकुलेशन सही होगा। तो ये यही सेम क्वेश्चन जेईई मेन, एडवांस एंड एंड नीट तीनों में आ रखा है, सेम क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक साइड से x, दूसरे साइड से टोटल में से x को माइनस कर दो, और ऐसे ही इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है, ठीक है। हम लोग इसमें चलो एक दो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, मिक्सिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो कई बार पता है गैस में मिक्सिंग वक्सिंग हो जाता है, तो हम लोग एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें डिसोसिएशन का भी कुछ केस होगा, तो आपको मतलब मैं लिखता हूँ कि कैसा मतलब आ सकता है। जैसे PCl5 है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है एक्चुअल में PCl3 में और Cl2 में, ठीक है। देखो जब डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन का मतलब अरे पता को ना, डिसोसिएशन रिएक्शन, तो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन गए, एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल। अब ये याद रखना है कि देखो समझो पहले मेरी बात है, मोल जो होता है, मोल वो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोल क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मास बाय मोल। अरे मॉलिक्यूलर वेट मास बाय मोल, किसी भी रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है। अब देखो यहाँ पे एक मोल से बन गए दो मोल, मोल बढ़ गया, मास कंजर्व में मोल बढ़ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मास बाय मोल। तो अगर मोल बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता है। अरे मॉलिक्यूल ही बदल गया तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट बदल जाता है। तो अब इसमें ये जो रिएक्शन जो हो रहा है, इसमें हो सकता है PCl5 पूरा ना डिसोसिएट कर, हो सकता है ये कुछ 60-70% टूट जाए, और हो सकता है बाकी ना टूटे, ऐसा हो सकता है कुछ टूट जाए और बाकी ना टूटे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये पार्सली डिसोसिएट हुआ हो सकता है और पूरा ना टूटे, तो इसमें नीचे लिखते हैं कि लिखो PCl5 पार्सली डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2। तो पार्सली डिसोसिएट करता है किसमें, PCl3 एंड Cl2 में, ठीक है। इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ PCl5 मिक्सचर,
ऐसा लिखा रहता है PCl5 मिक्सर का मतलब ये भी है, ये भी, ठीक है, क्योंकि PCl5 से सब कुछ बना है। इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ PCl5 मिक्सर इज हाफ ऑफ द rate of diffusion of CO2 gas, find the percentage of PCl5 dissociated into PCl3 and Cl2। तो बताना है कितना परसेंट PCl5 डिसोसिएट किया PCl3 एंड Cl2 में, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले CO2 वाले को काम, मतलब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसको समझ लेते हैं, तो है क्या, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ PCl5, अरे मिक्सर मतलब ये सब मिला के पहले यही, और ये क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2, ठीक है, ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 मिक्सर, ध्यान रखना मिक्सर ये। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ PCl5 जो हाफ है CO2 का, मतलब कि ये CO2 का हाफ है, ठीक है, मतलब ये CO2 का हाफ है। अरे बोला यही था ना ये, इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ PCl5 मिक्सर इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2, तो CO2 का हाफ है ये 44, और ये PCl5 का मिक्सर, CO2 का रेट कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सो 1/4 इज 44 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5। सो इससे हमारे पास PCl5 जो मिक्सर है एक्चुअल में, अरे मिक्सर ही तो है ये, इसका मास जिधर मल्टीप्लाई होगा तो 44 × 4 176, तो इसका जो मास है वो 176 आ गया, ठीक है। अब देखो फास्फोरस का मास जो होता है, फास्फोरस का मास 31 होता है, क्लोरीन का मास 35.5, तो मैं यहाँ पे सबका मॉलिक्यूलर वेट लिख दे रहा हूँ, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 208.5। अरे फास्फोरस का मास 31, क्लोरीन का मास 35.5, कैलकुलेट करना यही आएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास 137.5 होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास 71, ठीक है, ये इनके मॉलिक्यूलर मास है। अब देखो पूछ क्या रहा है कि बताना है कि कितना परसेंट PCl5 डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है। तो इसके मोल इनिशियल कुछ अज्यूम कर लेते हैं, अरे कुछ मोल अज्यूम कर लेते हैं, वही डिसोसिएट हुआ होगा, कुछ भी अज्यूम कर लो चलेगा। तो वैसे कैलकुलेशन में काफ़ी चीज़ें कट जाएंगे, पर जब भी चलो कुछ अज्यूम कर लेते हैं इसका कि कुछ मोल जो डिसोसिएट हुआ है। तो सपोज करते हैं, देखो ऐसा है कि इनिशियली मान लेते हैं, ऐसा इनिशियल ये कुछ A मोल था, अरे कुछ भी मोल रहा होगा, A B से मतलब नहीं, कुछ A मोल इनिशियली रहा होगा, ये डिसोसिएट कर गया, ठीक है, मतलब कि अरे डिसोसिएट बोला नहीं, पूरा ये बोला है कि पूरा डिसोसिएट नहीं किया, पर आप खुद सोचो अगर ये 1 मोल टूटता तो ये 1 मोल बनता, 1 मोल बनता, पर बोला पार्सली डिसोसिएट हो रहा है, पूरा नहीं टूट रहा है, तो मान के चलते कि A में से X मोल टूट गया, तो ये X मोल बनेगा और X मोल बनेगा, ठीक है, ये होगा आपके पास। तो मॉलिक्यूलर वेट आपके पास आ गया 176, ठीक है। अब देखो ये 176 ऑलरेडी आ चुका है। अब मॉलिक्यूलर वेट एवरेज का फॉर्मूला, अरे लास्ट टर्म पे ही तो बताया था मोल वाला, इसे इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए तो दोबारा लिखवाया था, N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और जहाँ M1M2 M3 क्या था मॉलिक्यूलर वेट, अरे इसी चक्कर में तो लिखवाया था, और कैसे लिखवाया था। तो देखो अब मिक्सर है ना ये, तो इनिशियल वाला तो खत्म हो चुका, अरे ये तो टूट गया है, तो अब आपके पास ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, तो इसका मोल, अरे ये मोल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, मिक्सर तो ऐसे निकलता है, इसका मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वही करते हैं, तो A - X इसका मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट 208.5, अरे N1M1, ठीक है, दूसरे वाले का मोल, उसका मॉलिक्यूलर वेट, तीसरे वाले के मोल और उसका मॉलिक्यूलर वेट, नीचे सम कर दो, तो ये क्या आएगा मेरे हिसाब से A + X, अरे सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना A + X, ठीक है। तो देखो ऊपर से क्या होगा मेरे हिसाब से, ये जो लिखा हुआ है, अरे ये मतलब ये आप करोगे तो X कट जाएगा, तो ऊपर 208.5 A सिर्फ बचेगा,
और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा ये 176a प्लस 176x, ठीक जी आएगा। x की जो मतलब देखो ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो अरे पहले इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो कितना होगा कितना होगा मेरे हिसाब से 78 होता, 38 92, तो ये कितना होगा 32.5। कैलकुलेशन चेक कर लेना, a अपॉन 176। अरे ये x का वैल्यू है 32.5 a बाई 176। अब देखो क्या पूछा था, परसेंटेज ये जो डिसोसिएट किया, तो देखो a ऐसे समझो 10 मोल दिया था और 2 मोल डिसोसिएट किया, तो कितना, मान लो अगर PCl5 का 10 मोल दिया है और 2 मोल डिसोसिएट किया, तो कितना परसेंट डिसोसिएट किया, अरे 10 दिया था 2 डिसोसिएट किया, तो 2/10 इंटू 100 मतलब 20%। तो मतलब कि कितना डिसोसिएट कर रहा है, x मोल डिसोसिएट कर रहा है, तो क्या होगा परसेंटेज x अपन इनिशियल मोल a इंटू 100, तो कितना डिसोसिएट किया है 32.5 अपॉन 176 a इनिशियली a इंटू 100, तो इसको सॉल्व करना परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। ये जो हमने सेकंड पार्ट में किया, इसको लिख लो, इसको आप आराम से सोचना, 2-3 बार सोचना। और बाकी इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हमने जो किए हैं, मतलब कि a में से x माइनस हुआ x बनेगा, तो मैंने आप लोगों के ग्रुप में 3 PDF भेजा है, गैसेस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पूरे चैप्टर में सिर्फ ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे करेंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब आगे करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट। और ये क्वेश्चन में हमने स्पेशली क्या सीखा कि कैसे डिफ्यूजन का यूज करके और मिक्सिंग का फॉर्मूला का यूज करके इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसको क्वेश्चंस, अगर आपको जैसे कोई भी डाउट है 1-2 बार इसको रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा। बाकी लास्ट वाले पार्ट का कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डिफ्यूजन का क्या है कि न्यूमेरिकल हो गया। तो हम लोगों ने डिफ्यूजन एक्चुअल में यहाँ पे समझ लिया, बट डिफ्यूजन इतना ही था एक्चुअल में कि वही गैस का मूवमेंट, गैस का ये होता है। बाकी हम लोगों ने 2 पाइप को कनेक्ट करके चीज़ों को सीख रखा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल की कुछ सेक्शंस को सॉल्व करेंगे जो हमें बहुत हेल्प करेगा एक्चुअल में। तो एक तो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पेलोड का, पेलोड। देखो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को रियल लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा। स्पेशली अरे वो बैलून्स होते हैं ना, बैलून्स जो उड़ते हैं, जिसपे अरे आदमी उड़ता है ना बैलून्स, देखा होगा मूवीज में दिखाता है, ये हो सकता है किसी ने रियल में भी किया, बड़े से बैलून पे हम लोग उड़ते रहते हैं ना, वो स्काई में जाता है, आग लगा देते हैं। या फिर दिवाली के टाइम पे भी आपने देखा होगा, दिवाली के टाइम पे भी क्या होता है कि अरे होता है ना वो मतलब आकाश दीप जिसको बोलते हैं, यहाँ पे शायद कुछ अलग नाम होता हो, पता नहीं, मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता कि अरे होता है ना दिवाली के टाइम पे वो एक ऐसा होता है दिवाली के टाइम पे, आकाश दीप ही बोलते हैं वैसे इसको। और यहाँ पे एक कैंडल होता है, हम लोग उसको जला देते हैं, और जब जलाते हैं तो थोड़ी देर पकड़े रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक उड़ने लगता है, होता है ना ये। तो किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, ये मतलब ये उड़ने लगता है कि क्या होता क्या कि अचानक उड़ने लग गया ये हो गया। या फिर मान लेते हैं आपके पास कि आपको कई बार मेले में जब जाते हैं, मेले वही फेस्टिवल में, तो एक हमको ऐसा पैक भी बैलून मिलता है जो उड़ता है। तो क्या लॉजिक है कि कई बैलून्स उड़ते हैं और कई बैलून्स अरे आप एक बैलून्स को हवा से मुझसे खींच के फुलाओ, नहीं उड़ेगा, और पर ये बैलून्स किस लॉजिक पे उड़ने लगते हैं। तो देखो ये जो उड़ने का जो लॉजिक है, सिर्फ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी का डिफरेंस। सिर्फ डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ये चीज़ें उड़ती है। आपको शायद पता हो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। जैसे आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है, तो जब आप वाटर में आइस डालते हैं तो आइस फ्लोट करता है, ठीक है। ये रियल लाइफ में आपने सुना होगा जो विंड का फ्लो होता है, जब सन की हीट की वजह से क्या होता है, जब एयर गर्म हो जाता है तो एयर पता हो ना ऊपर राइज कर जाता है, और फिर क्या होता है कि उसकी वजह से विंड फ्लो करता है। मतलब जो
जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। अरे मान लो अगर आपने पानी में, सपोज करो पानी में तेल डाल दिया, मिक्स करते हैं, तो आपको पता होगा ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, वाटर नीचे होता है ऑयल ऊपर। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है, तो जो लेस डेंस होगा वो ऊपर जाएगा और जो हाई डेंस होगा वो नीचे। तो इन बैलून्स की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो ऊपर राइज करते हैं, क्योंकि एयर से हल्के होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी कम क्यों होती है, तो ऐसे पहली बात तो ऐसे जो मेले में जो मिलते हैं हमें, मतलब अरे होता है ना फेस्टिवल में जो मिलते हैं, इनके अंदर हम लोग हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं। मेनली वैसे हीलियम गैस रहता है, तो इनके अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस को फिल करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो अंदर जो गैस फिल किया है उसका मास कम होता है। अरे हाइड्रोजन बोला ना, हाइड्रोजन गैस से हीलियम गैस को फिल करते हैं, तो अंदर जो गैस फिल करते हैं उसका मास कम होता है। और वॉल्यूम तो चलो ठीक है, वो जो ऑक्यूपाई करेगा वही वॉल्यूम होगा, तो मास बाय वॉल्यूम करोगे तो मास कम है तो उसका डेंसिटी कम, इसकी वजह से वो क्या होता है? फ्लो करता है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है पहले इसको सीख लो और फिर हम लोग आगे अभी कुछ इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। इसको पहले समझ लो ये है क्या, कि दिवाली के टाइम पे वो जो बैलून्स को जो अरे फुलाते हैं ना वो आकाशदीप को, तो किस लॉजिक पे करता है मतलब काम, मतलब क्या लॉजिक है इसमें? या फिर मूवीज में दिखाते ना वो बैलून्स नीचे उठ रहा है, फिर आग मतलब हम लोग वही फायर ऑन कर देते फिर उड़ने लगता है, क्या लॉजिक पे काम करता है इसको समझो। देखो ये जो बैलून जो है इसका वॉल्यूम फिक्स है। देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, ठीक है ये। तो अब इसमें समझो कि आपके पास क्या है कि देखो आप जब इसको हीट करते हो, देखो वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम नहीं बदल सकता, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। आपने जब इसको हीट किया, समझो आपने जब इसको हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा। तो जैसे मान लो ये गैस है, कुछ ना कुछ गैस है, अरे कुछ ना कुछ गैस होगा, अरे मान लो अरे दिवाली के टाइम पे उसको आपने फुला दिया, अभी आग लगाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, तो देखो वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो कुछ हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर बढ़ा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर का क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर से प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे देखो खाली होता है, अरे पूरा लॉक नहीं होता, तो गैस जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। अरे जैसे ही उसको हीट करोगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, और बाहर तो पता ही है कि बाहर का लो प्रेशर है वो, तो क्या होगा? आपको पता होता है गैस का मोमेंट, अरे कितनी अभी तो 2 लेक्चर सही चल रहा है, जब भी प्रेशर का डिफरेंस होगा तो गैस हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिक जाने लगेगा, आप रोक नहीं पाओगे, तो गैस मूव करेगा। अब जैसे मान लो गैस अंदर मतलब अंदर से बाहर मूव किया, तो अंदर क्या होगा? जो मोल होगा वो गैस का डिक्रीज कर जाएगा। मतलब आपने इसको जैसे इसको हीट किया तो अंदर का प्रेशर बढ़ा, जैसे अंदर का प्रेशर बढ़ा गैस बाहर निकलने लगेगा, और जब गैस बाहर निकलेगा तो अंदर के मोल कम हो जाएंगे। अगर गैस के मोल कम हो गए तो अंदर गैस का मास कम हो जाएगा। गैस का मास अगर कम हो जाएगा तो वही डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब इसकी डेंसिटी कम हो गई, हल्का हो गया और ये उड़ने लगता है। आप जैसे ही गैस को मान लो आग को बंद करोगे, आग को बंद करते ही क्या होगा कि अब आग को बंद करते मतलब टेम्परेचर कम होने लगेगा तो अंदर का प्रेशर कम होगा, अरे वो ऐसे उड़ने लगता है वो। जैसे ही आप आग मतलब टेम्परेचर बढ़ा कर रखोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे गैस निकलता रहेगा, और जब गैस निकलता रहेगा तो वैसे वैसे इसका मोल कम होता रहेगा, वो उड़ता रहेगा वो। आप जैसे ही आग को बंद करोगे टेम्परेचर कम तो प्रेशर भी कम, जब प्रेशर कम होगा तो गैस फिर अंदर जाने लगेगा, और जब गैस अंदर जाने लगेगा तो फिर इसका वही मोल बढ़ेगा, मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, फिर वो बैठने लगता है। ये लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। तो समझ में आया कि वो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ये आपका उड़ता है। समझ में आ रहा होगा ये दिवाली पे वो जो उड़ाते हैं वो इसी लॉजिक पे काम करता है, वो इसीलिए वो बंद होता है। इवन आप जो उसको उड़ाते हो मान लो दिवाली के टाइम पे अगर वो थोड़ा सा मान लो फट भी गया तो कई बार लोग सोचते हैं उड़ता, मान लो ऐसा फट गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं, तब भी उड़ता है, आप करके देखना तब भी उड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से गैस निकलेगा बाहर, गैस निकलेगा बाहर, बस ये आग जलना चाहिए, गैस निकलेगा बाहर और तब भी ये गैस बाहर निकलेगा, इसका अंदर का डेंसिटी कम हो जाएगा, उड़ने लगता है। अरे दिवाली के टाइम ये कई बार इसमें आग लग जाती है, कई बार क्या मैंने कई बार उड़ाया आग लग जाती है, कोई दिक्कत तब भी उड़ता है वो।
तो छेद हो जाए, हाँ ज़्यादा जल जाएगा तब तो फिर ज़्यादा जल जाएगा तब तो वही कि भाई आपका अंदर वो हीट को उतना असर नहीं हो पाएगा। हाँ थोड़ा बहुत जल गया है तब भी वो हीट करोगे, गैस वही प्रेशर बढ़ेगा, गैस बाहर निकलेगा और उड़ने लगता है, ठीक है। तो ये प्रेशर जो मतलब ये जो रिलीज होता है, जो उड़ता है, मतलब कि वही अंदर का प्रेशर कम हो गया, गैस निकल गया बाहर तो उड़ने लगता है वो। मतलब ये किस लॉजिक पे काम करता है कि उसका डेंसिटी कम हो गया, ठीक है। अब सपोज करो कि इस पे एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, पेलोड का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं कि ये पेलोड का मतलब है क्या। एक बैलून समझ लो और यहां पे हमने एक मास लगाया, ठीक है। अब देखो है क्या, बैलून जो है, मान लेते हैं कि बैलून ने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया। अच्छा, जो स्पेस बैलून ऑक्यूपाई करेगा, पहले वहां पे एयर रहा होगा, सपोज करो एयर रहा होगा, हमने एयर को हटाया। अरे एयर का हटाओगे तो एयर का कुछ ना कुछ मास आपने हटाया, मान लो एयर को हटाया। सपोज करते हैं इस जगह पे जो एयर जो ऑक्यूपाई कर रही थी पहले, उसका मास था 5 kg। अरे पूरा एयर मतलब बड़ा बैलून है मान लेते, अरे मूवीज में दिखाते हैं बड़े बड़े बैलून, तो छोटे बैलून नहीं हो पाते, बड़े बैलून मान लेते। तो हमने एयर जो डिस्प्लेस किया, एयर जो हटाया, मान लेते उसका मास है 5 kg, ठीक है। और मतलब अरे एयर को हटाया, अरे होता ना, मान लो जैसे यहाँ पे मान लो अच्छा एयर है, मैंने यहाँ डस्टर रख दिया, तो जब डस्टर रखा तो डस्टर ने एयर को डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो वही, तो जब बैलून को जब रखा तो वहाँ पे पहले एयर होगा, तो एयर को हटाया और बैलून को हमने प्लेस किया, ठीक है। अब सपोज करो 5 kg एयर को मैंने हटाया और उसकी जगह जो बैलून को रखा, मतलब बैलून का मास और बैलून के अंदर जो भी गैस फैले उसका मास मिला के कितना है 2 kg। सपोज करते हैं कि 2 kg वो बैलून का मास और इसके अंदर जो गैस फैले उसका मास है 2 kg। तो 5 kg आपने एयर हटाया और यहाँ पे कितना आपने मास रखा 2 kg, मतलब अंदर गैस और बैलून का मास मिला के 2 kg। तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है 3 kg का। तो मतलब कि ये है कि ये जो बैलून जो है आपका, ये 3 kg का लोड उठा सकता है, क्योंकि 3 kg का डिफरेंस मतलब आप वो जो डिफरेंस जो क्रिएट होता है उतना मास उठा पाता है वो। अरे 5 kg एयर को हटाया, उसके जगह एक बैलून को प्लेस किया, तो बैलून के अंदर गैस का मास और ये बैलून, अरे बैलून भी तो किसी न किसी से बना होगा, उसका मास मिलाकर 2 kg। तो 5 kg हटाए 2 kg प्लेस के, 3 kg की डिफरेंस आ रहा है, 3 kg के मास को उठा सकते हो, वही होता है पेलोड। मतलब जितना मास वो उठा सकता है वही आपका होता है पेलोड। तो कैसे निकलेगा कितना मास उठा सकता है, एयर के मास में से आप बैलून के मास को माइनस करो, मतलब एयर का जो मास है उसमें से बैलून के मास को माइनस करो, तो जो भी मास का डिफरेंस होगा उतने मास को वो बैलून उठा सकता है, ठीक है। तो यही कहलाता है पेलोड। तो पेलोड का मतलब नीचे लिखो क्या होता है, लिखो लिखो मैक्सिमम वेट लिफ्टेड बाय, लिफ्ट मतलब उठाना है, मैक्सिमम वेट लिफ्टेड बाय बैलून इज नोन एज पेलोड ऑफ बैलून। पेलोड मतलब कि जो मैक्सिमम मास वो उठा सकता है, ठीक है। लिफ्टेड बाय बैलून इज पेलोड ऑफ बैलून, ठीक है। जी किस बात पर डिपेंड करता है इसमें नीचे लिखो पेलोड डिपेंड अपॉन डिफरेंस ऑफ मास ऑफ एयर displaced by balloon and mass of balloon। डिफरेंस किस पे, मास ऑफ एयर जो बैलून ने डिस्प्लेस किया और बैलून का खुद का मास, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, वैसे मेरे पास इस पे 2-3 न्यूमेरिकल है, पर मैं आपको एक अच्छा न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। मेरे पास जो ऑलरेडी मोबाइल में प्रेजेंट है एक, वही एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ऐसे, ये मेनली आपका वही जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, वही पेलोड, वही आपको ध्यान रखना मास के डिफरेंस पे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, न्यूमेरिकल लिखो। तो लिखो क्या बोल रहा है कि अ बैलून ऑफ डायामीटर 20 मीटर वे, इसका बास भी गिवन है, वे 100 kg, ठीक है।
मतलब बैलून का भाई जिससे मटेरियल से बनेगा वो भी तो भारी होगा ना। बैलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर वे 100 kg, कैलकुलेट इट्स पेलोड, कैलकुलेट इट्स पेलोड, इसका पेलोड कैलकुलेट करना है। इफ इट इज फिल्ड विथ, इफ इट इज फिल्ड विथ हीलियम गैस एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था कि उसको उड़ाने का देखो दो तरीका है, या तो आप ओपन में हीट करो तो मोल बाहर निकलता है जिससे मतलब प्रेशर कम हो जाता है और उड़ने लगता है, और दूसरा या तो आप हीलियम में हाइड्रोजन गैस को फिल करो। अरे जो होता है ना मेले वेले में जाते हो कई बार, तो वहाँ पे अंदर का भले प्रेशर 1 atm होता है पर अंदर हीलियम भरा होता है। अरे फेस्टिवल के टाइम मिलता है, मुंबई नाका पे है ना, दशहरे के टाइम पे, वही नवरात्रा के टाइम पे मिल जाएगा आपको। तो हीलियम गैस एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस, और नीचे उसमें मतलब और भी लिख लो, लिखो डेंसिटी ऑफ एयर इज, डेंसिटी ऑफ एयर इज कितना है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये है आपके पास, और आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मतलब मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन कितना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। अ बैलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर वे 100 kg, उसका बैलून का मास। कैलकुलेट इट्स पेलोड इफ इट इज फिल्ड विथ हीलियम एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब कैसे करेंगे सॉल्व, ये क्वेश्चन आता है। तो भाई एयर का मास निकाला, उसमें से बैलून का मास को माइनस कर दो। अब एयर का मास कैसे निकलेगा समझो। हाँ, एयर का मॉलिक्यूल, हाँ एयर का देखो डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो भाई देखो ये बैलून का डायमीटर है, तो वही मतलब देखो बैलून जितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा उतना ही एयर निकलेगा, तो वही करते पहले। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बैलून, या फिर वो एयर भी होगा, एयर डिस्प्लेसेस, दिस विल बी 4/3 पाई। अरे 20 है तो 10 होगा, तो 10 का क्यूब। ठीक है, फिर इससे क्या आएगा मास ऑफ एयर, डिस्प्लेस्ड, ये तो केजी में आ गया ना मास। ठीक है, ये आ गया। ये किसका है एक्चुअल में, ये तो एयर का मास आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को देखो बैलून के अंदर हीलियम गैस फिल है तो उसका मास निकालना होगा। अरे ये तो एयर का मास है, अब निकालते हैं। मास ऑफ हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का मास क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि इसमें लीटर में लेते हैं, लीटर में, तो ये होगा 4 प्रेशर तो 1 atm है, वॉल्यूम है 4/3 पाई, ये मीटर क्यूब में है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, हीलियम का हमको मास निकालना है, वही मोल, पहले मोल निकालेंगे। आर की वैल्यू 1/12, और जो टेम्परेचर जो होगा वो आपके पास है कितना 300, तो दिस विल बी 25। ठीक है, तो मोल जो होगा वो 4/3 पाई, और ये 10⁶। ठीक है, ये मोल आया, इससे इसका मास निकालेंगे। मास जो होगा, अरे हीलियम का मोल है ना, तो मास के फोर्स मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 16/3 पाई इंटू 10⁶ ग्राम। अरे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ग्राम में है, ध्यान रखना ये केजी में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ये हीलियम का मास है, ये हीलियम का मास है, और ये जो एयर जो डिस्प्लेस हुआ उसका मास है।
इसमें 25 का टर्म मिस हो रहा है। वही मैं सोच रहा था, मतलब वही मैं सोच रहा था कि मुझे देख के लग रहा था कि ये वैल्यू छोटा, ये वैल्यू बड़ा, ऐसा कैसे आ गई, ये बड़ा ना। इसमें 25 का टर्म मिस है, 25 वाला टर्म मिसिंग है। अरे 25 भी तो भाई नीचे जाएगा ना, वो तो मिस कर दिया। तो बाई 25 होगा, तो ये बाई 25 है और ये बाई 25 है, ठीक है, केजी में होगा। तो ये आपके पास क्या निकला, ये आपके पास निकला मास किसका, हीलियम का। और बैलून में तो 100 केजी दिया था ना बैलून का मास, तो मतलब कि क्या होगा, तो जो पेलोड जो होगा वो क्या होगा, एयर, वही मतलब एयर डिस्प्लेस्ड उसका मास, उसमें से माइनस करेंगे बैलून का मास। तो एयर कितना डिस्प्लेस हुआ, ये 1.2 इंटू 4/3 पाई और 1000, इसमें से माइनस करेंगे, वो जो लास्ट में लिखा है तो वो होगा 16 पाई बाई 75 इंटू 1000 और माइनस 100। अरे जिससे बना है बैलून वो भी तो माइनस करना होगा 100, ठीक है। तो इसको मैं जरा कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ। आप लोग भी कैलकुलेट करके चेक कर लो, क्योंकि आंसर मतलब मुझे तो पता है, पर मैं एक बार तभी मैच करवा लेता हूँ। तो ये आ रहा आपके पास पहला वाला 5024, माइनस करते हैं, तो ये आ रहा है 669 माइनस 100, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यही, ठीक है, यही आंसर है वैसे 5 to 4 kg। वैसे मेरे पास जो गिवन था उसमें भी यही था, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन है, आप इसको चेक कर लो, ये इसका आंसर है। तो ये हो गया पेलोड का। अब आपको समझ में आ गया होगा, यही लॉजिक करना होता है, एयर के मास में से वही बैलून के मास को माइनस करना होता है, ठीक है। इस पे एक्चुअल में बस हो गई ये। हम लोगों को एक्चुअल में गैसेस स्टेट पे ढेर सारे न्यूमेरिकल करने होते हैं। एक एक्चुअल में फॉर्मूला इसमें मिस हो गया है, तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर आगे की चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। देखो एक फॉर्मूला है इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। देखो है क्या, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ठीक है। अरे वही आइडियल गैस के लिए बताया, तो P इंटू वी, मोल की जगह आप लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट R इंटू टी, ठीक है। तो देखो P और मैंने मॉलिक्यूलर वेट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम को नीचे ले आया, तो ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम और R इंटू टी। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो इसका एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है P इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है DRT, डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख लो, ये लिखो वेयर MW इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, D लिखो, D इज डेंसिटी ऑफ गैस। तो D क्या है, गैस का डेंसिटी। एक बात ध्यान रखना, वॉल्यूम लीटर में था और मास ग्राम में, तो नॉर्मली यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, ग्राम पर लीटर होगा, और ये लीटर में है और एक ग्राम में। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, तो ये लीटर में, मास ग्राम में, तो यहाँ पे क्योंकि गैस की डेंसिटी कम होती है तो वो नॉर्मली ग्राम पर लीटर होता है, तो इसमें नीचे लिख लो, देखो इन दिस डेंसिटी इज डिफाइंड इन ग्राम पर लीटर, ये ग्राम है लीटर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इस पे चलो एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नीचे क्वेश्चन लिखो, लिखो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस at 27 degree and 5 atm pressure, and 5 atm pressure is 15 gram per liter. Find the density of an unknown gas. Find the density of an unknown gas if unknown gas is taken at
127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर। नहीं एक्चुअल में नहीं फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी काटो, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस इफ अननोन गैस इज टेकन at 127 degree Celsius and 2 atm pressure, comma, density of unknown gas is 5 gram per liter। डेंसिटी ऑफ अननोन गैस इज 5 ग्राम पर लीटर। ठीक है, वही फिर रिपीट करता हूँ, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस इफ अननोन गैस इज टेकन एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ अननोन गैस इज 2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते, देखो क्या होता है, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट DRT। तो ऑक्सीजन का प्रेशर 5, मॉलिक्यूलर वेट उसका 32 होता है, उसकी डेंसिटी 15, R को R रहने दो, टेम्परेचर केल्विन में लेना है 300 केल्विन में लेना होता है। सेकेंड वाले का प्रेशर 2, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, डेंसिटी इज 5 R और टेम्परेचर केल्विन में 400, डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, दिस इज 16, तो 5 इंटू 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये कट गया, ये आया 3 और ये भी कट गया, तो आया 9/4। तो इससे जो मॉलिक्यूलर वेट जो निकलेगा तो आपके पास होगा 320/9 और ये मेरे हिसाब से ये आएगा 320/9। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, अब इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।